जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। मास्टर शयान का जो बर्थडे था, कितना मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है मेरी बहुत फेवरेट, और मुझे उम्मीद है आप लोगों की फेवरेट भी अब तक तो हो चुकी होंगी, नौरीन नजमुल से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच नौरीन। और मैं चाहती हूँ कि स्किन के हवाले से हम लोग बहुत बात करते हैं, विंटर्स पे भी बात हो चुकी है। आज गर्म पानी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं तो अमूमन यही करती हूँ कि जब ठंडे पानी से मेरे मुंह नहीं धोया जाता मुझसे, तो मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। तो हम जो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, वो कितना ज्यादा हार्मफुल है? जो हम सर्दियों में जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि बस हमने जाके शावर खोलना और उसके नीचे खड़ा हो जाना। वैसे अभी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पानी गर्म नहीं आ रहा, गीजर ही नहीं चल रहा लोगों क्या। तो ये मैं कहती हूँ एक तो बहुत बुरा काम हुआ है क्योंकि आप सही से नहा नहीं पा रहे हो। जो एंजॉय करते थे ना कि आप हीटर ऑन किया आपने और आप लगे पड़े हैं एक 2-2 घंटे, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन ये आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा काम हुआ कि गर्म पानी आ ही नहीं रहा है, तो मजबूरी बन गया लोगों की। बेसिकली गर्म पानी क्या करता है, गर्म पानी आपके जो पोर्स होते हैं ना उसको ओपन कर देता है। और वैसे भी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोगों का प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि उनको ओपन पोर्स है, जिसकी वजह से स्किन भी उनकी लूज लगती है। ऐसा लगता है जैसे गड्ढे हुए हुए स्किन के ऊपर। जब वो बहुत ज्यादा पोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जो एनलार्ज हो जाते हैं तो वो गड्ढों की शक्ल ले लेते हैं। प्लस इससे क्या होता है कि गर्म पानी और एटमॉस्फेयर हमारा क्योंकि ड्राई हो चुका होता है, सर्दी हमारी बहुत ड्राई होती है, ऑटम हमारा बहुत ड्राई होता है, तो वो मिलकर हमारा जो स्किन का मॉइस्चर होता है, और हीटर भी, जो लोग हीटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं घरों में, हीटर, गर्म पानी और हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, तीनों चीजें मिलके आपका जो स्किन के अंदर मॉइस्चर होता है वो सक कर लेता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन मजीद ड्राई हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रैकी हो जाती है। और कुछ लोग के आपने देखा होगा एक व्हाइट सी लेयर आ जाती है नहाने के बाद ना, वो बेसिकली आती इसीलिए क्योंकि आपका मॉइस्चर जो होता है वो बॉडी में से निकल जाता है। हाथों और पैरों पे इचिंग होना शुरू हो जाती है, फेस पे इचिंग होना शुरू हो जाती है, उससे एक्जिमा कॉज होना शुरू हो जाता है। और वही अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करें सर्दियों में अपने बाल धोने के लिए, तो आपका स्कैल्प जो है वो भी इची स्कैल्प हो जाता है, ड्राई स्कैल्प हो जाता है, और फिर वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट होता है कि आप जहाँ बैठे हैं वहां पे आप क्या ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं तो आप पे डैंड्रफ गिर रहा है, फोरहेड पे डैंड्रफ आ रहा है और इचिंग आपको हो रही है, तो आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं तो आप जो एक डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है कि कभी आप यूं कर रहे हैं, कभी आप यूं कर रहे हैं, अजीब एक अजीब सा एक वो आ रहा होता है ना, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है बहुत ज्यादा कि आप क्या करें, कि आप खुजली भी हो रही है और आप मीटिंग में ही बैठे हुए और आप इस तरीके से कर भी नहीं सकते हो। तो बेसिकली हो ही इसी वजह से रहा होता है क्योंकि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, जिससे आपका एक एबनॉर्मल हेयर फॉल की कंप्लेन बहुत आती है। जैसे सर्दियों में होता है ना कि लोग जैसे ऑटम का सीजन आता है तो मेरे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं इस कंप्लेन से कि हमारे बहुत एबनॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है। वो बेसिकली हो ही इसीलिए रहा होता है क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राइनेस, आपका गर्म पानी और आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, तीनों चीजें मिलके, और दूसरा आपका हीटर, चारों चीजें मिलके आपका जो बॉडी का मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस तो नहीं लगती बट वो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है और समटाइम्स बहुत ज्यादा जो है एक्सटेंडिव एक्जिमा की तरफ भी चली जाती है। ओह माय गॉड। और हम लोग एंजॉय कर रहे थे कि हम गोरे हो गए, हमें ऐसा लगता है। अब वो एक मसला है ना पाकिस्तान में, कुछ भी हो जाए, टैल्कम पाउडर लगा लो लेकिन गोरे होना है, हमने गोरे होना है। अभी हैदराबाद से कुछ लोग आए हुए थे, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियों ने इतना इतना अपना जो फेस है वो पाउडर व्हाइट कलर पाउडर के अंदर लगा कर और इस पे रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई, और वो बड़ी वेयर्ड लग रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको वेयर्ड नहीं लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि हम बहुत जो गोरे चिट्टे लग रहे हैं, हाथ पैर बिल्कुल डार्क, और जो फेस का सिर्फ इतना ही, नेक भी नहीं, ना नेक फ्रंट ना बैक। तो इस तरीके से प्लीज मेकअप भी मत किया करें। ऐसा वो अलग ही लगता है। एक तो ये शो करता है कि आपको खुद कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और दूसरा ये शो कर रहा होता है कि आप जो हो आप वही रहो, अपनी स्किन टोन को एक्सेप्ट करना सीखो। और अगर बहुत गोरे होने का शौक है तो मैं बोलती हूँ व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवा लो। हाँ, वो इजीएस्ट वे की तरफ चले जाओ, सेफेस्ट वे की तरफ आप चले जाओ। अगर आपको गोरा होने का शौक है तो स्पेंड सम मनी एंड गेट अ ट्रीटमेंट। बिल्कुल। अच्छा, कौन से सोप इस्तेमाल करने चाहिए सर्दियों में स्किन के लिए, या फिर क्या कहते हैं फेस वॉश की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, सर्दियों में जो है वो फेस वॉश की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि फेस वॉश जो है थोड़े से मिल्की जो होते हैं, ठीक है, जिनकी ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनके व्हाइट लेयर आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि व्हाइट लेयर आ जाती है,
तो अगर आपकी स्किन के ऊपर व्हाइट लेयर आ रही है तो आप बिल्कुल वो वाले सोप की तरफ जा सकते हैं जो कि मिल्की सोप होता है। बहुत मशहूर ब्रांड्स भी हैं, कमर्शियल अवेलेबल भी है, मेडिकली अवेलेबल भी है, फार्मेसी के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आप दोनों की तरफ जा सकते हैं। आप फेस वॉश की तरफ जा सकते हैं जो कि थोड़े मिल्की हो, व्हाइटिश हो, जो कि आपकी स्किन के अंदर अच्छा मॉइस्चर पेनिट्रेट करे, ड्राइनेस कॉज नहीं करे। और आप जो है वो ऐसे मिल्की सोप भी यूज कर सकते हैं थ्रू आउट पूरी अपनी बॉडी के लिए, कि जो आपकी बॉडी को मॉइस्चर दे। ओके। और बालों के हिसाब से हम लोगों को कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए विंटर्स में? अच्छा, बालों के हिसाब से जो कमर्शियल एंटी डेंड्रफ शैम्पू होते हैं वो मैं बिल्कुल मना करती हूँ, क्योंकि उससे और मजीद डेंड्रफ कॉज होता है। तो जितने मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं जिसके ऊपर बायोटिन लिखा हुआ, जिसके ऊपर कैरेटिन कह रही हूँ, कैरेटिन लिखा हुआ, वो वाले जो शैम्पूज होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि हेल्दी शैम्पूज होते हैं। दूसरा लाइट शैम्पूज होता है, उसके अंदर कंडीशनर नहीं होता। और लोग मुझसे पूछते हैं कि वो शैम्पू यूज करने के बाद हमारे बाल बड़े ड्राई हो जाते हैं। जो ट्रांसपेरेंट शैम्पूज होता है, आपने देखा होगा, बेबी शैम्पू होता है, वो माइल्ड होता है ना, वो होते हैं तो आपके बालों को तो ड्राई कर देते हैं, लेकिन वो आपके स्कैल्प के लिए बड़े अच्छे होते हैं, वो डैमेजिंग नहीं होते, उसमें केमिकल बहुत कम होता है। तो वो आपके हेयर वॉश के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा आपके जो है वो स्कैल्प के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वेरी गुड। और उसके बाद जो हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं, तो कंडीशनर अप्लाई करने का सही तरीका क्या होता है? अच्छा, कंडीशनर अगर आपने अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आपने अपने हेड को जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, ठीक है। आपके शैम्पू करने का तरीका ये नहीं है कि आपने बालों पे लगाया, बालों को बस आप रगड़े जा रहे हैं, क्योंकि आप जब बालों को रगड़ते हैं तो आपके बाल जो है उलझ जाते हैं मजीद। तो आपने स्कैल्प के ऊपर अपने शैम्पू लगा के और उसको रिंस कर लेना है आराम से। उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि जितना वो करते हैं ना, मसाज वगैरह करते हैं, या लोग लड़कों को मैंने देखा है वो एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि वो चंपी करवाते हैं। हाँ। ये जो चाय के होटल वगैरह होते हैं यहाँ पे बैठ के, मुझे तो वैसे डर ही लगता है कि वो चंपी करते करते कहीं चूना ही ना लगा के चला जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी मैंने बहुत सुना और देखा भी है टीवी वगैरह में ना। तो वो मत करवाया करें, क्योंकि वो करवाने की वजह से आपके रूट बहुत कमजोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लड़के मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो है गंजपन लड़कों में बहुत ज्यादा है। वो एक तो ड्राइनेस की वजह से होता है कि वो अच्छा केयर नहीं करते अपने स्कैल्प का, और दूसरा ये कि वो जो ये चंपी और घर आके मसाज कराना और बालों को ऐसे रगड़ रगड़ के धोना जैसे आप लड़ाई कर रहे हैं, तो बाल बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और बहुत जल्दी उड़ भी जाती है और आती भी वापस जो है बड़ी मुश्किल से। अच्छा, लड़कों को ज्यादा हेयर फॉल होता है? लड़कों को इसीलिए हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। एक तो टेंशन, बिला वजह की टेंशन होती है, छोटी सी उम्र से उनके ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा होती है। दूसरा हमारे एनवायरमेंट में उनके ऊपर जो है वो बहुत प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं कि तुमने कमाना है, तुमने शादी करनी है। हमारे यहाँ 1-2-3 मसले बहुत बड़े मसले हमारे यहाँ ना एनवायरमेंट में, सोसाइटी के। अच्छा, उसके बाद जो है वो अपने स्कैल्प का अच्छा ख्याल ना रखना, अच्छी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरा एंटी डैंड्रफ शैम्पू वो इस्तेमाल करना जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है, जिनके एड्स आ रहे होते हैं, इंटरनेशनली अवेलेबल होते हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, इंटरनेशनली अवेलेबल है। लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें अगर अच्छी होती है ना, कुछ चीजें बहुत बुरी भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और शैम्पू करने का तरीकेकार क्या होता है, और कितने दिन शैम्पू करना चाहिए? जो हम डेली अगर शैम्पू यूज करते हैं तो उसके क्या असरात मरतब होते हैं हमारे बालों पर? अच्छा, अगर आप डेली हेड वॉश कर रहे हैं, आप डेली शावर ले रहे हैं, तो फिर आप माइल्ड शैम्पूज यूज करें, जो कि मैंने बताया ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और इतने स्मेली नहीं होते। वो चाहे आप बच्चों का शैम्पू भी ले सकते हैं, जो कि बच्चों के शैम्पू आता है वो भी ले सकते हैं। आप ऐसे शैम्पूज भी ले सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हो, जो कि माइल्ड हो, या फिर आप मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करें जिसके अंदर बायोटिन हो, जिसके अंदर फिर कैरेटिन हो। तुम्हें क्यों ये याद आ रहा है क्या? क्योंकि मैं एल-कैरेटिन आजकल ले रही हूँ ना वेट लॉस करने के लिए, तो हो भी रहा है वैसे प्रोड्यूस माशाल्लाह। तो कैरेटिन और कैरेटिन दोनों मिक्स हो रहा है। कैरेटिन हो और बायोटिन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके स्कैल्प के लिए। तो वो आपके पीएच को ही मेंटेन करके रखती है और रोजाना आप उसे हेड वॉश कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट शैम्पूज है, वो या तो आप माइल्ड की तरफ चले जाओ या फिर आप ट्रीटमेंट शैम्पू की तरफ चले जाओ। अगर आप ट्रीटमेंट शैम्पू की तरफ जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो लगाने के बाद आपने उसको 5-10 मिनट्स छोड़ना है, ताकि वो आपके स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्प्शन हो, आपकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होगी उससे, और दूसरा जो आपके डैंड्रफ वगैरह का जो इशू होता है वो भी रिजॉल्व होगा। बट डोंट गो विद कमर्शियल शैम्पूज जो कि बहुत ज्यादा जो हार्श केमिकल्स होते हैं उसके अंदर।
अब यूज करके आपके बाल तो ऐसे लगते हैं कि लहरा रहे हैं हवा के अंदर, लेकिन वो आपके स्कैल्प को भी डैमेज कर रहे होते हैं, आपके बालों को भी डैमेज कर रहे होते हैं, और फिर वही होता है एट द एंड आपका एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है और फिर आप उससे परेशान हो जाते हो। अच्छा, एक ऑयलिंग का भी हमारे यहाँ एक बड़ा सिनेरियो है ना, हम लोग ऑयलिंग करते हैं तो रात में करके सो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर ओवरनाइट पूरे हमारे बालों पे ऑयल रहता है, सुबह उठ के फिर हम ऑयल वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं। तो ऑयलिंग करने का बालों में क्या सही तरीके का है और टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? अच्छा, अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो मेक श्योर कि आप ऑयल को ना थोड़ा सा माइक्रोवेव करके गर्म कर लो। ओके, ठीक है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपने लगाया और आप जल गए, थोड़ा सा हल्का सा उसको गर्म कर लो, माइल्ड सा, और उसके बाद आप सिर्फ कॉटन में लेके आप अपने जो है सेक्शंस निकालो और सेक्शंस लेके सिर्फ अपने स्कैल्प के ऊपर लगाओ। ओवरऑल बालों में लगाने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज रूट्स को आपकी जरूरत होती है फूड की। बाल जब बाहर आ जाता है तो इस बाल को हल्की सी जरूरत होती है, लाइक आप एंड में उसको पूरा अपने बालों में लगा लो ताकि मॉइस्चर आ जाए बालों में, लेकिन जो बेसिक फूड की जरूरत होती है वो आपके स्कैल्प को होती है, और ऑयल जो है वो आपका फूड है। तो आप फूड जितना आप खाने पे ध्यान देते हो, अपने मल्टीविटामिन वगैरह, इस तरह जो ऑयलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। बट आपको ऑयल जो है वो हर सीजन में आप एक ही ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सर्दियों में लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल ठंडा होता है। जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल रखा है तो वो जम जाता है जी, ठीक है, सर्दियों में, तो वो ऑयल इस्तेमाल आप सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं करें, वो ड्राइनेस कॉज करेगा। ड्राइनेस कॉज करेगा, उससे फिर आपके जो है वही इची स्कैल्प होगा, आपकी ड्राइनेस होगी, आपके जो है हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो बजाय कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। सरसों का तेल इस्तेमाल कर, सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एलमंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी आंवला, रीठा, ये जो ऑयल्स होते हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत पुराना एक ब्रांड आता है जो कि लोकल ब्रांड है पाकिस्तान का, आंवला ऑयल होता है वो ना, वो आप यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा अनियन ऑयल आप यूज कर सकते हैं अगर आपके हेयर ग्रोथ का इशू है, आपके बाल कम है या कहीं से आपके बाल झड़ गए। जैसे मोस्टली हम जब पोनी बहुत ज्यादा बनाती हैं लड़कियां, जो है टाइट पोनी बना के, जब स्कूल एज के अंदर, टीन एज के अंदर हम स्कूल जाते हैं और हमने पोनी बहुत ज्यादा टाइट बांधी हुई होती है या चुटिया वगैरह बनाई होती है, तो हमारी आगे से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा, और हमारा फोरहेड बड़ा लगने लगता है। तो आप अनियन ऑयल यूज करें, उसके लिए जिंजर ऑयल यूज करें, दोनों मिला के आंवला ऑयल के अंदर, तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी आपके बाल निकलते हैं। वाह, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी रेमेडी आपने बता दी। एक ऑयल बड़ा अच्छा होता है कैस्टर ऑयल, लेकिन उसको नहा के निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अरे कैस्टर ऑयल तो हाथों पे भी लगा लो, उसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी होती है। हाँ, कैस्टर ऑयल अगर आपके लैशेस का प्रॉब्लम हो गया, जैसे लैशेस छोटी हो गई हैं या कट गई हैं या कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि आपकी लैशेस जल गई हैं, जैसे अक्सर जो लड़कियां कुकिंग करती हैं उनके साथ या बेकिंग करती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि लैशेस जल गई हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप जो है कैस्टर ऑयल लैशेस के ऊपर इस्तेमाल कर लो, तो उससे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बाल। हाँ, और कभी ऐसा भी होता है ना सैलून में आपकी आईब्रो भी किसी आपकी मेकअप आर्टिस्ट उड़ा दी तो उसके बाद भी आपको कैस्टर ऑयल बहुत फायदा पहुंचाता है। लेकिन बस ये होता है कि अगर आपके स्कैल्प पे कहीं गंजपन हो रहा है और आप कैस्टर ऑयल लगाओ तो आपको हेल्प आउट तो बहुत करता है, लेकिन बस उसका ये डिस्कम्फर्ट होता है कि उसको छुटाना बड़ा मुश्किल काम है कि आपने 2-3 दफा शैम्पू करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, वो थिक ऑयल है। हाँ, थिक ऑयल है, लेकिन उसके भी फायदे हैं, फायदे बहुत है उसके हेयर ग्रोथ के अंदर, लेकिन अगर आप उसको मिक्स करके यूज कर सकते हो। ठीक है। और सर्दियों में ऐसा कौन से जो है हम प्रोडक्ट यूज करें, ऐसे कौन से प्रोसीजर्स करवाएं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करें जैसे उससे आपकी जैसी स्किन हो जाए? आपके जैसी तो होना नामुमकिन है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना, प्लीज बताएं। नहीं, बिल्कुल मेरे जैसी स्किन हो सकती है, दुनिया में जो भी आया है वैसा सब कुछ हो सकता है कोई वो नहीं है। मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है आपको, और मेंटेनेंस इज लाइक कि आप अगर सर्दियां शुरू हो रही है, ऑटम शुरू हो गया, तो आप पीलिंग प्रोसीजर्स लो। ठीक है, केमिकल पील लो, सबसे अच्छा होता है केमिकल पील ले सकते हो। केमिकल पील में ये होता है कि थोड़ा सा लोगों को इसलिए भी लोग कंफर्टेबल नहीं होते कि वो थोड़े दिन के बाद जो स्किन पील होना शुरू होती है, तो लोग चाहते हैं कि फौरन ही हो जाए, क्योंकि बिजनेस है, वहां जाना है उनको, जो जॉब पे जाना है, तो वो सूटेबल उनको लगता है कभी के है, किसी किसी को लगता है कि नहीं है। केमिकल पील आप ले सकते हो, आप डायमंड एब्रेजन ले सकते हो, आप डर्मा एब्रेजन ले सकते हो, और अभी जो सबसे ज्यादा मेरे पास पेशेंट चल रहा है वो डर्मा प्लेनिंग के चल रहा है। ओके, डर्मा प्लेनिंग इज लाइक कि आपका ब्लेड होता है, ठीक है, ब्लेड से आप जो है वो माइनर स्किन को पील करते हैं, जितनी डेड स्किन होती है ना उसको पील करते हैं, बट डोंट ट्राई इट एट होम। ऐसा नहीं कि आप ब्लेड लेके खड़े हो जाओ और जो है वो अपनी स्किन काट दो। हाँ, ऐसा भी होता है, प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम। तो आप जो उससे माइनर स्किन पील करते हैं, उससे 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपकी स्किन, डेड स्किन रिमूव हो जाती है, तो एक सडन ग्लो आ जाता है फेस के ऊपर ना, और जो आप मुझसे पूछिए कि वो स्किन ग्लो कर रही होती है, चमक रही होती है, तो वो भी रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। प्लस उसके साथ ये होता है कि आपकी जो हेयर होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। ओह वाओ, क्योंकि जब हम स्किन को निकालते हैं साथ साथ आपके हेयर भी रिमूव होते चले जाते हैं, तो वो 2 बेनिफिट उसके होते हैं।
ठीक कि है। जिनकी बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है लड़कों की तरह, और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे बाल है, यहाँ पे बाल है, तो उसका हार्मोनल इशू प्रोसीजर है। क्या है नौरीन? उसको मतलब वो जो आपने बताया कि ब्लेड से होता है, लेकिन आप कोई मतलब कोई क्रीम वगैरह कोई ऐसी चीजें लगा के, कोई अच्छा, प्रोडक्ट लगा पहले के करते हाँ, हैं? पहले उसमें क्लेंजिंग होती है, प्रॉपर क्लेंजिंग होती है, अबाउट 5 to 10 मिनट्स अच्छे तरीके से पहले क्लेंजिंग होती है, ताकि एक एक जो डर्ट है आपकी स्किन से वो निकल जाए। ठीक है। उसके बाद वो रिमूव करने के बाद आपके जो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई जाती है जो कि आपकी स्किन रिलेटेड होती है। पहले देखा जाता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, फिर उससे रिलेटेड आपकी क्रीम अप्लाई की जाती है, उससे मसाज होता है, देन फिर मसाज के बाद जो है वो आपके डर्माप्लेनिंग का सेशन शुरू होता है। ओके। और फिर प्रोसीजर करते हैं, और मैंने ये डिसाइड बल्कि किया भी था कि हम यहाँ पे लाइव करके दिखाएंगे कब? नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम लाइव डेमो देखें ताकि हम भी जरा मुस्तफीद हो जाए ना, हमें भी पता चल जाए और लोगों तक भी नॉलेज पहुंच जाएगी, क्योंकि काफी लोग जो जब मेरे पास आते हैं तो उनको जब मैं बताती हूँ तो वो डर जाते हैं, नहीं नहीं ब्लेड नहीं, हाँ। नहीं कट तो नहीं जाएगा। Exactly. अच्छा, ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर मैंने पेशेंट को ये बात बोल दी है कि अगर कहीं दर्द हो तो बता दें, जबकि उसमें दर्द होता नहीं, तो पेशेंट को आंखी में दर्द होने लगता है। ऐसा है, ये इंसान की ऐसा साइकी है, हर 2 मिनट के बाद हालांकि उसमें कोई दर्द वाला नहीं है। उसमें कुछ भी नहीं होता है। हाँ। वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो मैं शीशे में खड़े होकर खुद कर लेती हूँ, बट प्लीज आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। मैं क्योंकि यूज्ड टू इसलिए मैं कर लेती हूँ, और मैं शीशे में खड़े होकर बड़े आराम से, कहीं मुझे दावत में जाना है, पार्टी में जाना है, तो आई कैन डू इट। ओके, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस तरह के ब्लेड की ट्रीटमेंट या कोई ऐसी पीलिंग ट्रीटमेंट के बाद आपके जो हेयर है, फेशियल हेयर, वो ज्यादा ग्रोथ हो जाती है उसकी, तो क्या वो सही समझते हैं या बिल्कुल ये बात गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लड़कियों के जो बाल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला ने जो बाल रखे हैं वही वापस आएंगे, मर्दों वाली नहीं आएंगे। क्योंकि ये काफी सारा क्वेश्चन मुझसे लड़कियां पूछती भी हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे लड़कों की तरह जो बहुत मोटे मोटे बाल निकल आए रेजर यूज करने के बाद ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके जो रुआ है वही रुआ वापस आएगा। अगर आपके जो हार्मोनल इशू की वजह से थोड़ा थिक बाल है तो वही बाल वापस आएगा। ओके। और जो ये पहले बहुत ज्यादा होता था, हम लोग ब्लीच बहुत किया करते थे, हम लड़कियां जब हम 90s के दौर में हुआ करते थे, वैसे तो अभी भी खैर हमारा तो दौर वही चल रहा है, तो हम ब्लीच बहुत करते थे पहले जमाने में। ऐसा होता था कि भाई कहीं पे भी जाना है ना, मुंह पे बगैर ब्लीच लगाया और उसके बाद, लेकिन उसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ की बहुत ज्यादा, वो बाल जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो क्या ब्लीच के साइड इफेक्ट्स होते हैं? ब्लीच सबसे गंदी चीज है, ब्लीच इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले उसको बोल देती हूँ कि मेक श्योर कि अभी तक जो किया आगे ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो इतने आदी होते हैं ब्लीच के कि उनको कहीं पे भी जाना है, उन्होंने लिया बनाया और मुंह पे लगा लिया, क्योंकि उससे एक व्हाइटनेस आ जाती है। बेसिकली वो व्हाइटनेस नहीं आती है, आपने कभी अप्लाई किया बालों के ऊपर, आप ब्लीच लगाते हो तो बालों का कलर जल जाता है जी। तो इसी तरह जब वो बाल से थिन आपकी लेयर होती है, आपकी स्किन की ना, आपके फेस की लेयर उससे थिन है, बालों से भी थिन, तो जब आपके बालों को वो जला देता है, रंग को जला देता है, तो वो आपकी स्किन को क्या करता होगा? बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। ऐसे ही होता है जैसे आप बालों को जलाने के बाद एकदम से बाल व्हाइट हो जाते हैं, इस तरह आपके फेस को व्हाइट कर देता है फॉर अ टाइम बीन, और उसके बाद जो वो आपकी स्किन की जो थर्ड लेयर होता है उसको जलाता है। थर्ड लेयर जलती है, देन फिर फर्स्ट लेयर जलती है, और फिर फर्स्ट लेयर पे जब वो आ जाता है उसका इफेक्ट, तो फिर वो अचानक से आपने देखा होगा स्किन कुछ दिन के बाद जो है वो काली काली बर्न और ब्लैक पैचेस और पिगमेंटेशन, फ्रिकल्स, ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ब्लीच और ये जो सस्ती क्रीम होती है, क्योंकि सस्ती क्रीमों के अंदर ये ब्लीच और स्टेरॉइड्स वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि अचानक से आपको गोरा कर तो देते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। और ये जो ब्लीच वाला सिस्टम तुमने बताया, मैं तो एक टाइम हो गया कि मैंने जो पहले किया वो किया, जैसे तुमने कहा, उसके बाद मैंने फिर नहीं किया। जब क्या शायद डर गई। हाँ, मुझे अवेयरनेस हुई ना कि यार ये तो सबसे गलत चीज है, और ये मुझे खासा टाइम पहले पता चल गया था, तो फिर मैंने छोड़ दी ये चीज। क्योंकि मैं अपनी अम्मी को भी तलकीन करती हूँ, सबको ये बताती हूँ कि ये गलत है, इससे आप कर तो रहे हो लेकिन आपकी जो स्किन के लिए बहुत बुराई पैदा हो जाएगी, फिर बाद में इसके असरात बहुत गलत मरतब होते हैं। फिर आप जाओ, अच्छा जी जाओ बोला और ब्रेक आ गई है। हम भी बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब नाज़रीन, बात कंटिन्यू करेंगे ब्रेक से वापस आकर कहीं जाए, मैं देखते रही मुस्कुराती से बात। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब और उनसे जानते हैं, नौरीन एक्जिमा से बचने का तरीका बताओ। अच्छा, फर्स्टली एक्जिमा होता क्यों है? एक्जिमा ड्राइनेस की वजह से होता है। सबसे ज्यादा अक्टूबर के बाद से एक्जिमा की कंप्लेन आना शुरू होती है। या तो आपके फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपकी ओवर ड्राइनेस हो गई है और आपने उसकी केयर नहीं किया और बढ़ता चला जा रहा है। सेकंड कि आपके इनहेरिटेंस में है। थर्ड, आपने वजू किया और वजू करने के बाद या नहाने के बाद आपने जो फौरन सॉक्स पहन लिया, उसको ड्राई नहीं होने दिया, तो स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो आपको एक्जिमा कॉज हो जाता है। अच्छा, अब अगर हो गया तो हमने क्या करना है? अगर हो गया तो हमने जो है वो ऑयल बेस्ड क्रीम्स यूज करनी है, ठीक है।
फ्यूसिडिक एसिड क्रीम यूज करनी है उसके ऊपर, उसको क्योर करने के लिए। और उसको जो है वो आपने कवर नहीं करना। अगर आपने क्रीम लगाई है तो आपने उसको छोड़ देना है। छोड़ के आपने उसको पेट्रोलियम जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूसिडिक एसिड के साथ मिला के। फ्यूसिडिक एसिड क्रीम्स आती हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, उसके साथ आप जो है वो कोई भी पेट्रोलियम जेली मिला के वो आप अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने के बाद आपने सॉक्स को नहीं पहनना, उस जगह को कवर नहीं करना ताकि वो एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्योंकि अगर आप कपड़ा पहन लेंगे उसके ऊपर या सॉक्स पहन लेंगे तो फिर क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन में इश्यू करेगा और फिर वो आपका मसला वहीं का वहीं रहेगा। और दूसरा, अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो कंट्रोलेबल नहीं है तो इसके साथ साथ आपने जो है वो ओरल मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है। ओह अच्छा, मतलब इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको मेडिसिन भी खानी पड़ेगी, पड़ती है ताकि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है उसको रोक दिया जाए। तो इसके लिए दिखाना एक तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप होम केयर भी कर रहे हो तो अगर जिनको जैसे प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस में और उनको ये बात पता है कि अक्टूबर स्टार्ट होते के साथ ही हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो वो एलिमेंट ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर दें। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हमें क्लिंजर के बारे में बताओ, किस तरह का क्लिंजर इस्तेमाल करना चाहिए और तरीकेकार क्या होता है क्लिंजिंग करने का? अच्छा, एक इशू ये होता है सर्दियों में कि रंग जो बहुत ज्यादा डल हो जाता है। एग्जैक्टली रंग अजीब काला सा हो जाता है, ग्रेइश कॉम्प्लेक्शन की तरफ रंग चला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप हफ्ते में 15 दिन में एक दफा एक्सफोलिएटर जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन एक्सफोलिएटर डजंट मीन कि आप जो बहुत मोटे मोटे स्क्रब्स हो उसके अंदर जो कि हाथों और पैरों के लिए यूज होता है, वो वाला स्क्रब आपने मुंह पे इस्तेमाल नहीं करना। आपने बिल्कुल एक बहुत ही पाउडर फॉर्म में स्क्रब होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्किन पे यूज करने के लिए, फेस पे। और दूसरा आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो और या फिर आप घर के अंदर जो है राइस फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हो। वाह, चावल का आटा वो इस्तेमाल करके आप उसको रगड़ रगड़ के उतारेंगे तो आपकी डेड लेयर उतर जाएगी। लेकिन अब क्लेंजर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? क्लेंजर आप इस्तेमाल करें कोई भी मिल्की क्लेंजर आप पिक कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको व्हाइटनिंग का शौक है तो आप व्हाइटनिंग क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो मिल्क बेस होना चाहिए। मिल्क बेस क्लेंजर से आप अच्छे तरीके से रात को क्लेंजिंग करो, रात को क्लेंजिंग करके आप सो जाओ। कोई भी क्रीम जो कि आपको रिकमेंडेड क्रीम हो, आपको दी गई हो, वो वाली क्रीम आपने अप्लाई करनी है और अप्लाई करके आपने सो जाना है ओवर नाइट। ठीक है। नाइट क्रीम कौन सी होनी चाहिए? अच्छा, नाइट क्रीम जो लोग टी ट्री वाली इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ग्रीन ट्री इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर फेस वॉश जो टी ट्री और ग्रीन ट्री वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सर्दियों में यूज करना बंद कर दें क्योंकि वो ड्राई कर देता है। तो ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल आपने नहीं करनी है जो कि मॉइस्चर जो है वो ओवरली सक कर ले आपका। आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, कोलेजन हो। कोलेजन क्योंकि काफी आपको जरूरत होती है सर्दियों में कोलेजन की मॉइस्चराइज करने की। कोलेजन हो, अल्फा आर्बिटन हो, आपका ग्लूटाथियोन हो, विटामिन सी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो, विटामिन ई क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हो। लोशन आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर एलमेंट हो, हनी हो, वो वाले लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्किन के ऊपर। या फिर अगर आपको जो है वो स्किन इश्यूज हैं तो फिर आप ऐसे जो है वो लोशन इस्तेमाल कर सकते हो जो कि डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड हो और दूसरा आपको रिकमेंड किया हो, आपकी स्किन इश्यू से रिलेटेड हो और तीसरा आपके जो है ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो फार्मेसीज के ऊपर अवेलेबल हो। ओके, अवेलेबल हो। और हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर जवाद मेमन साहब जो कि वेदर एनालिस्ट हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जवाद भाई? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सर बताइएगा, सर्दी जो है वो इतनी शिद्दत से कराची की तरफ आ गई है और मजीद बढ़ेगी 14 तारीख से सुनने में आ रहा है। सर 14 तारीख से लेकर कब तक रहेगी सर्दी और कितनी होगी जवाद भाई? जी हाँ, ये फिलहाल तो मुल्क में जो है वो मगरबी हवाओं के सिस्टम एक्टिव है। तकरीबन 13 तारीख तक ये एक्टिव रहेंगे और 13 तारीख की शाम या रात से जो है एक सर्दी की ताकतवर लहर मुल्क में दाखिल होगी तो कराची में भी इफेक्ट करेगी। ये तकरीबन 14 तारीख से लेके 17 या 18 तारीख तक कंटिन्यू करेगी। और कराची में रात के औकात में एक बार फिर जो है वो सिंगल डिजिट्स में टेम्परेचर जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस दफा ये है कि थोड़ी सी इसकी शिद्दत मजीद ज्यादा है पिछली सर्दी की लहरों के मुकाबले में। तो कह सकते हैं कि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे सरजानी, गुलशन मेमार और उसके आसपास हाईवे के जो इलाके हैं, यहाँ पे कम से कम 4 से 6 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। ओह माय गॉड, और कब तक रहेगी जवाद भाई? ये 14 तारीख से स्टार्ट होगा तो ये सर्दी का जो लहर आ रही है तड़कती हुई भड़कती हुई, कब तक रहेगी? ये तकरीबन 13 तारीख से शुरू होगी मुल्क में जी और 18 तारीख तक अब तक इनकाम जाहिर है कि इसका 18 तारीख तक ही कंटिन्यू करेगी। ओके, और रात में ही ज्यादा हुआ करेगी या दिन में? जैसे अब हम देखते हैं कि दिन में तो दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है और रात में ज्यादा सर्दी होती है, तो जब क्या हालात होंगे? जी, ये तकरीबन 13 तारीख से शुरू होगी मुल्क में और 18 तारीख तक ही कंटिन्यू करेगी। ओके, और रात में ज्यादा हुआ करेगी या दिन में? तो दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है और रात में ज्यादा सर्दी होती है, तो जब क्या हालात होंगे?
और उस दौरान दिन में भी जो है वो सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी रहेगी ज्यादा, तकरीबन 22 से 25 डिग्री के आसपास जो है वो शहर में टेम्परेचर रहेगा। तो ओवरऑल जो है वो दिन भी कुछ हद तक ठंडा ही रहेगा। ओके, और इस दौरान बारिश का इम्कान नजर आ रहा है जवाद भाई आपको? नहीं, फिलहाल कराची में अगले 7 से 10 दिन तक ऐसे कोई बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। ओके, मतलब बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन सर्दी जो है वो कितनी डिग्री तक जाएगा जवाद भाई टेम्परेचर? कराची के हवाले से? जी जी, कराची के हवाले से, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बता दें। देखो, ओवरऑल पाकिस्तान में तो काफी हद तक टेम्परेचर ड्रॉप होंगे। जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे अमूमन तो -12 से -15 तो चल ही रहा होता है जी। लेकिन ये सर्दी की शहर आने की वजह से जो है वो -15 से -20 डिग्री तक भी कुछ पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। ओके। बलूचिस्तान में भी काफी ठंड रहेगी और कराची और दीगर जो सिंध के जो दीगर इलाके हैं, पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, सिंध के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ भी काफी ठंड रहेगी और तकरीबन जो है वही सिंगल डिजिट रात के औकात में 2 से 3 डिग्री, 4 से 5 डिग्री तक मैदानी इलाकों में ड्रॉप होगा। ओके, और मरी की क्या सूरत हाल होगी जवाद भाई? मरी में भी काफी अच्छी ठंड रहेगी, वही पारा नुक्ता जमात या नुक्ता जमात से कुछ हद तक नीचे गिर सकता है। इन दिनों भी ठंड है और बर्फबारी भी हल्की फुल्की वहां पर इम्कान है मौजूदा सिस्टम के ज़रिए असर। और जब सर्दी की लहर आएगी तो इन इलाकों को भी तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके में जो है ये किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करेगी। ओके जवाद भाई, क्या हर साल अब इतनी ही ठंड हुआ करेगी पाकिस्तान में? ये डिपेंड करता है ग्लोबल पैटर्न्स के ऊपर। फिलहाल जो है वो जो सिचुएशन चल रही है इस दफा जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जो है वो सर्दी थोड़ा सा मामूल से 10-15 दिन पहले आई है, जबकि जुनूबी इलाकों में आपने देखा कि अब तक कोई इतनी खातिरख्वाह ठंड नहीं थी। दिसंबर के कुछ आखिरी दिनों में ही मौसम सर्द हुआ है। तो ये इस तरीके से तो ये सिस्टमेटिक पैटर्न्स चलते रहते हैं, तो अगले साल भी जो है वो कह सकते हैं कि इसी तरीके से रहेगा। ओके, तो जवाद भाई इस दफा सर्दी थोड़ी देर से आई है, मतलब दिसंबर से स्टार्ट हुई है, वरना अमूमन अक्टूबर नवंबर में हल्की फुल्की आ जाती थी, लेकिन इस दफा तो बहुत देर से सर्दी आई है। तो आप क्या समझते हैं, क्या देर से ही जाएगी? नहीं, ये अपने नॉर्मल टाइम पीरियड पूरा करेगी। तकरीबन फरवरी के महीने तक तो सर्दी रहेगी, फिर मार्च से जो है वो आपको पता है कि मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि इसका अपने नॉर्मल टाइम पीरियड तक ही रहेगी। ओके, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा 14 तारीख से 18 तारीख तक। तो जवाब भाई जो ठंड होती है, एक होती है ठिरी वाली सर्दी और एक होती है हवाओं के साथ, तो क्या हवाएं भी चलेंगी? हवाएं इसमें रहेंगी, कुछ हद तक रहेंगी, कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा तेज रहेगी, जैसे 30-35 किलोमीटर के आसपास शहर कराची में। ओके। बाकी इसी तरीके से हवा जो है वो अप डाउन होती रहेगी। टेम्परेचर जो है वो रात के औकात में काफी हद तक कम हो जाएंगे। ओके, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को, किस तरह से एहतियात बरतें जवाद भाई? बिल्कुल, देखें सर्दी का सीजन है, बहुत सारे लोगों को इंतजार होता है इसका, हमारे यहाँ इतनी आती तो नहीं है, तो एंजॉय करें, लेकिन लाजमी एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी इख्तियार करें। स्वेटर जैकेट वगैरह जो है वो लाजमी पहने, अगर बाहर निकल रहे हैं आप तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि ड्राई वेदर होता है, मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये सारी चीजें भी बढ़ जाती हैं। और खुसूसी तौर पर बच्चों को जो है उनका ख्याल रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जवाद भाई फॉर योर टाइम, थैंक यू वंस अगेन। और फिर इंशाल्लाह बात होगी जनाब। ये तो थे जवाद मेमन साहब जो कि वेदर एनालिस्ट, उन्होंने बता दिया कि आने वाली है सर्दियां 14 तारीख से मजीद बढ़ेंगी और 18 तारीख तक। तो नौरीन की जानिब जाते हैं और नाज़रीन से पूछते हैं, नौरीन अब सर्दियां ज्यादा बढ़ गई मजीद, तो फिर हमारी स्किन के लिए अब हम क्या करें? मतलब बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी और ज्यादा हाथ पाँव में हमारे जो है वो जो कहते हैं ना ड्राइनेस की वजह से फट जाते हैं हाथ पैर, तो किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल करें, क्योंकि सर्दी तो अभी रुकने वाली नहीं है, मजीद बढ़ेगी। जी बताइए। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम फेस का तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हाथों और पैरों का और बॉडी का हम छोड़ देते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप नहाते हो तो नहाने के बाद एक रेमेडी है जो कि मेरी अम्मी की रेमेडी है। ओके। तो मैं बचपन से करती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ। आप जब नहा लो तो एक गर्म पानी के कप के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दो, ऑलिव ऑयल या एलमेंट ऑयल या फिर बेबी ऑयल, कोई भी आप ऑयल ले सकते हो, उन तीनों में से वो आप डालो और डाल के ना बॉडी के ऊपर रिंस कर लो और रिंस करके उससे अच्छे तरीके से जो है वो स्प्रेड आउट कर लो, क्योंकि हर जगह लोशन लगाना जो है वो नहीं होता, मुश्किल होता है, आप कंफर्टेबल नहीं होते कि आप इतनी सर्दी हो रही है आप जल्दी से लोशन लगाओगे या फिर आप क्या करो, तो इतनी जल्दी में आप लोशन लगा नहीं सकते। तो ये सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगा के उसको मॉइस्चराइज कर लेते हो।
वाह, ये बहुत अच्छी रेमेडी और आंटी की है तो इससे तो जबरदस्त है, मैं भी ट्राई करूंगी बिल्कुल। तो हम सर्दियों में जैसे अपनी स्किन का भी ख्याल नहीं रख पा रहे होते हैं, और स्किन के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि हम अपनी स्किन का सिर्फ फेस समझते हैं कि हमारा स्किन है, अपनी नेक को भूल जाते हैं। तो जो भी प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, अपना कोई होम रेमेडी भी बड़ी अच्छी अच्छी बताती हूँ नौरीन, तो मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को जरा बताओ, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है, हमें अपनी स्किन का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। समर्स में इतनी नीड नहीं होती, हमें ख्याल की रखना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ज्यादा ख्याल रखना होता है। तो क्या कहोगी इस बारे में? अच्छा, सर्दियों में हम ज्यादा ख्याल इसलिए भी नहीं रखते क्योंकि सर्दी आ जाती है, ड्राई हो जाता है, एक्नी खत्म हो जाती है, तो हमें लगता है हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन सर्दियों में ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर आपकी बॉडी से उड़ रहा होता है, तो आपने मॉइस्चराइजर यूज करना है, रिकमेंडेड क्रीम यूज करनी है, सीरम्स इस्तेमाल करना है रात को स्पेशली सोते वक्त। और अगर कर सकते हैं तो आप दिन में 3 दफा जरूर अपना फेस वॉश करें, और फेस वॉश करके सीरम अप्लाई करें, और कोई भी रिकमेंडेड क्रीम जो कि आपको रिकमेंड की हो वो वाली क्रीम इस्तेमाल करें। जो कमर्शियल बेस्ड क्रीम्स होती है ना, उसको थोड़ा कम इस्तेमाल किया करें क्योंकि वो आपको इफेक्ट अगर जल्दी देती है तो वो साइड इफेक्ट उससे ज्यादा डबल साइड इफेक्ट देती है, तो वो बड़ी खतरनाक होती है आपके लिए। अच्छा, आप जो है वो ग्लूटाथियोन की क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो अल्फा ऑर्बिटन की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। अल्फा ऑर्बिटन और ग्लूटाथियोन वो है जो कि आपकी एक रिक्वायर्ड विश होती है ना कि आपका कलर थोड़ा फेयर भी हो जाए और आपका ग्लोई स्किन हो, तो वो आपको ग्लो भी प्रोवाइड कर रहा होता है और व्हाइटनिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है। साथ ही साथ जो है वो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स इस्तेमाल कर सकते हो रात को सोते हुए, ताकि आपके रिंकल्स नहीं आए, क्योंकि सर्दियों में अगर मॉइस्चर आपकी बॉडी से निकल जाएगा तो रिंकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपने हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करना है, आपने विटामिन सी सीरम भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। काफी स्किन को विटामिन सी सूट करता है और काफी स्किन को विटामिन सी सूट नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ ये कि लकीर के फकीर हैं कि अगर तुम इस्तेमाल करो तो मैं भी इस्तेमाल करूँ, ऐसा ही है। तो आप पहले पैच टेस्ट कर लो उसका, अपने एयर के पीछे थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लो, ताकि अगर आपको कोई इचिंग हो रही है या फिर रेडनेस हो रही है या फिर कोई एलर्जी हो रही है तो फिर आप उसको फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करो। साथ ही साथ आप नाइसिनामाइड सीरम इस्तेमाल कर सकते हो। नाइसिनामाइड सीरम जो है वो आपके पोर्स को क्लोज भी करेगा, आपके जो है वो पोर्स को नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा, और आपकी जो है व्हाइटनिंग भी प्रोवाइड कर रहा होगा, आपके रिंकल्स को भी रिवर्स बैक कर रहा होगा। वाओ, अच्छा, सीरम लगाकर आप चूल्हे के आगे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, मतलब अगर वैसे तो खैर आजकल गैस ही नहीं आ रही है, तो वो तो हमारी बहनें भी हैं, खुद कुछ खुश भी हैं मुझ जैसी, और कुछ जो बेचारी ज्यादा खाना बनाती थी वो परेशान है। लेकिन अगर आप सीरम लगा के या कोई भी क्रीम लगा के, हम लोग ये होता है चलो भाई रोटी पका लेते हैं जाके, जरा हीट फेस पे हमारे बहुत पड़ती है, तो उसका उल्टा ही साइड इफेक्ट हो जाता है। तो क्या कहोगी कि ये गलत है या सही है? अच्छा, हीट को कंट्रोल में रखें। जरूरी नहीं है कि अगर आप रोटियां बना रहे हैं तो वो इतनी तेज फ्लेम के ऊपर हो कि वो रोटी तो पक रही हो, साथ साथ आपका चेहरा भी पक रहा हो जी। क्योंकि लड़कों की सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है कि जब तुमसे शादी की थी यू वर डिफरेंट, और अब जो है तुम बिल्कुल डिफरेंट हो गई हो। तो उसका बेसिक रीजन ही होता है जो आप मजे की रोटियां खा रहे होते हैं ना, पकी हाथों की, वो होता है बेसिक रीजन इसका। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खाएं, लेकिन आप बनाए भी, कुछ लड़कियों को बड़ा शौक भी होता है ना रोटियां वगैरह बनाए, खाना बनाने का, तो लेकिन नॉर्मल फ्लेम के ऊपर बनाए कि वो आपके मुंह के ऊपर नहीं आए, बिल्कुल चूल्हे में मुंह डाल के आप खाना ना बनाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर रखें। अच्छा, आप सीरम अप्लाई किया हुआ है या क्रीम अप्लाई की हुई है, वॉटेवर आपने जो भी फेस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मेक श्योर कि आपने सन ब्लॉक अप्लाई किया हुआ जी। सन ब्लॉक के ऊपर मैं हमेशा इसलिए ज्यादा फोकस करती हूँ कि यहाँ पे ना लैकिंग बहुत है, सन ब्लॉक को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, तो सन ब्लॉक लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। व्हाइट कवरेज वाला जो सन ब्लॉक होता है वो इस्तेमाल नहीं करना। व्हाइट कवरेज वाला आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप किसी कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, या फिर आप पिकनिक पे जा रहे हो तो वो एक व्हाइट कलर की फॉर्म एक लेयर देके ना आपको बचा लेता है, वो आप इस्तेमाल करते हो सिर्फ ऐसी कंडीशन में। लेकिन अगर आप चूल्हे के सामने जा रहे हो, नॉर्मल आपकी रूटीन लाइफ है, तो फिर आप जेल फॉर्म के अंदर सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करो, या फिर नॉन ग्रीसी सन ब्लॉक इस्तेमाल करो चूल्हे के सामने भी, क्योंकि चूल्हे की आपको हीट लग रही है। बिल्कुल लगती है। अच्छा, सर्दियों में हम लोग ये कहते हैं कि सूरज तो बहुत कम आता है और सर्दी में सनब्लॉक की जरूरत नहीं है, तो क्या सर्दियों में भी सनब्लॉक की जरूरत है? सर्दियों में बिल्कुल सन ब्लॉक की जरूरत होती है। सर्दियों में बल्कि जो धूप निकल रही होती है वो थोड़ी सी होती है, लेकिन उसकी रेजेस बहुत हाई होती हैं। ओके, ठीक है, हमें लगता है कि वो हमें लग नहीं रही है और वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। कुछ लोग मैंने देखा है शाम में जो जाके धूप में बैठ जाते हैं, हाँ, कि हम जो है विटामिन डी ले रहे हैं, तो शाम की धूप तो विटामिन डी वाली है ही नहीं, वो तो सुबह 7 बजे वाली है, जो बल्कि आजकल तो 7 बजे भी नहीं, आजकल हाँ 7 बजे, क्योंकि आप फजर जो है वो लेट हो रही है, तो सुबह 7 बजे वाली जो होती है, अगर आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, उसके बाद आप जो है विटामिन डी शौक से ले सकते हैं 8-9 बजे तक। लेकिन अगर जो है वो उस टाइम की धूप नहीं है और शाम की या दोपहर की धूप है और आपको ये है कि नहाकर खास तौर पे और जाके सूरज की रोशनी में बैठ जाओ हीट के लिए, तो वो आपकी स्किन को बर्न करता है।
बिल्कुल। और क्योंकि वो रेजेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं तो वहां तो आपने सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरा, सनब्लॉक इज नॉट जस्ट फॉर सनलाइट। सनब्लॉक जो है वो अभी हम हैवी लाइट में बैठे हैं, हमारे चारों तरफ लाइट है, तो भी सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनब्लॉक चूल्हे की जो आपकी भाप है उसके लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को अगर आप किसी बारबेक्यू वगैरह पे जा रहे हैं तब भी सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कहीं पॉल्यूशन में जा रहे हैं तब भी सनब्लॉक बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है। कितना एसपीएफ होना चाहिए? एसपीएफ आपका होना चाहिए 30 to 45। ये जो 100 एसपीएफ के पीछे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। या फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके पीछे लिखा होता है प्लस एसपीएफ, चाहे वो बीबी क्रीम हो, चाहे सीसी क्रीम हो, चाहे फिर आपका जो है कोई भी एसपीएफ हो, 100 हो या जो भी हो, आप एक तो इतने ज्यादा एसपीएफ की तरफ जाओ ही नहीं कि आप अपने पैसे जो है वो वेस्ट करें। दूसरा, अगर लिखा हुआ है 24 आवर्स प्रोटेक्शन, तो ऐसा कोई सनब्लॉक या एसपीएफ वाली कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको 24 आवर्स जो है प्रोटेक्शन देती है। ओके, यहाँ पर नाजरीन बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब। नौरीन, हमें ये बताओ, हम सर्दियों में पानी नहीं पी पाते जिसकी वजह से हमारी स्किन पे और ज्यादा गलत असरात मरतब होते हैं, तो पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है हम सब जानते तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके मुंह से सुनेंगे ताकि हम इस पे अमल कर सकें। अच्छा, पानी की इंपॉर्टेंस तो हर सूरत में, आपकी स्किन हो या फिर आपकी इंटरनल बॉडी हो, चाहे आपके टॉक्सिन्स रिमूव करने हो, या फिर आपके जो है वो बहुत ज्यादा आप सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हो तब भी जो है पानी तो आपने पीना ही है, क्योंकि बॉडी क्लेंजिंग का एक ही हमारे पास तरीका है, वो है पानी। अल्लाह ताला ने एक ही तरीका रखा है कि आप पानी पियो। आप जो अंदर टॉक्सिन्स डालो उसको आप उसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेट कर सकते हैं। तो पानी तो आपने लाजमी पीना ही पीना है, चाहे आपने वेट लॉस ही क्यों ना करना हो। वेट लॉस भी तभी होता है जब आप वाटर इनटेक बढ़ा देते हो, ठीक है। तो पानी आपने पीना है, लेकिन अब मसला ये आता है कि आप 14 ग्लास कैसे पानी पी सकते? नहीं पी सकते, क्योंकि आपने स्वेटर पहने हुए, आपने सॉक्स पहने हुए, और अभी जैसे कि बता दिया उन्होंने कि अब तो सर्दियां जो है वो और ज्यादा मजीद बढ़ने वाली हैं। Exactly. तो आप पानी मेरे ख्याल से 1 ग्लास भी पी लो तो बहुत मुश्किल होगा दिन के अंदर ना। और जितनी सर्दियां बढ़ेंगी उतनी जो है वो उन्होंने बताया कि साथ साथ ड्राइनेस भी बढ़ रही है, साथ साथ जो है वो और भी डस्ट इश्यूज भी बढ़ेंगे, तो उससे आपकी स्किन भी खराब होगी। अब हमें करना क्या है? अब हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा हमें। अब कहीं कुछ तो महंगा आएगा ही ना। आपने जो ये खर्चा करना पड़ेगा कि आपने कोकोनट वाटर लेना है। अब अगर आप बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप कोकोनट वाटर के दो इतने साइज के आते हैं, 250 ml के, सही है, केन आता है, केन आते हैं या टेट्रा पैक आते हैं, ठीक है। आप वो ले लो और आप उसको 2 दिन पे डिवाइड कर दो। जैसे एक टेट्रा पैक जो है वो हाफ आप सुबह पी लो आधा पानी मिला के, और हाफ आप रात में पी लो। तो एक जो आपका कोकोनट वाटर होगा वो एक तो उसमें विटामिन ई होगा, ठीक है, वो आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन को भी इनहेंस करेगा, आपके रिंकल्स भी रिमूव करेगा, प्लस जो है विटामिन ई आपको पता है वैसे ही बड़ा अच्छा होता है आपकी स्किन और हेयर के लिए, और साथ ही साथ जो है वो आपको हाइड्रेशन भी देगा। तो जहां आप पानी पी रहे हो 14 ग्लास या 8 ग्लास, वहां पे 1 ग्लास के अंदर आपको इतनी हाइड्रेशन मिल जाएगी कि आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड रहेगी। लेकिन अगर पी सकते हो, खर्चा कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि हम बिला वजह की चीजों पे तो वैसे ही बहुत खर्चा करते हैं। लड़के स्मोकिंग के ऊपर करते हैं, गुटखा, पान, ये जो गंदी चीजें होती हैं इस पे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है हमारे यहाँ। तो उसकी जगह अगर हम कोकोनट वाटर को दे देंगे थोड़े से पैसे अपने, तो उस पे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके टॉक्सिन्स भी साथ ही साथ रिमूव हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, व्हाइटनिंग ड्रिप्स का मुझे जरा बताओ, या व्हाइटनिंग इंजेक्शंस का। पहले तो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस हुआ करते थे, अब तो बकायदा ड्रिप्स लग रही है ना, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसकी सिटिंग्स कितनी होती है, जरा इस बारे में बताओ। अच्छा, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस अब ड्रिप में इसलिए लगते हैं क्योंकि पहले जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस थे उसकी जो एमजीज थे वो कम थे, ठीक है, तो वो हम इंजेक्शन के थ्रू दे देते थे। लेकिन अब क्योंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है, एडवांसमेंट भी आती चली जा रही है हर चीज के अंदर, तो एमजीज जो है वो इंक्रीज हो गए, तो इसलिए अब वो ड्रिप फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, कम से कम उसको 45 मिनट्स लगते हैं 100 ml की ड्रिप खत्म होने में, क्योंकि वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली लगता है। पहले जो है वो पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जिसको हमने डील करना है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम के जिसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट उसके ऊपर आ नहीं सके, क्योंकि हर मॉर्निंग शो के हर दफा मैंने ये बोला है कि जो सफेद रंग होता है, जो व्हाइटनिंग होती है, ये इसका साइड इफेक्ट है, इसका इफेक्ट नहीं है। सही है, इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, और ये इसका एक बेनिफिट है, लेकिन ये इसका साइड इफेक्ट है। तो ये ड्रिप फॉर्म के अंदर इसीलिए लगते हैं ताकि आपके जितने एमजीज बढ़ा दिए जाएंगे साइड इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा, क्योंकि जब तक इफेक्ट के लिए हम लगाएंगे कम एमजीज होगा तो वो इफेक्ट के ऊपर काम करेगा, फिर लोग वही कंप्लेन हमारा रंग गोरा नहीं हो रहा। तो ये ड्रिप फॉर्म के अंदर लगते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है अदर देन व्हाइटनिंग। रंग गोरा करने के अलावा इसके बहुत मजीद बेनिफिट्स हैं।
ठीक है, तो कितनी ड्रिप्स हमें लगवानी होती है, देन उसके बाद रिजल्ट आता है? अच्छा, पहले तो टेस्ट करवाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, थायराइड टेस्ट करवाया जाता है, LFT करवाया जाता है जो कि आपके लिवर का टेस्ट है, वो टेस्ट करवाया जाता है आपके इंटरनल कंडीशन देखने के लिए, आपकी इंटरनल कंडीशन कैसी है। उसके हिसाब से MGs को जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कौन से पेशेंट को कितना MG लगाना है, प्लस आपका कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि यहाँ लोग इफेक्ट तो लोग सुनते ही नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या है, लोगों को साइड इफेक्ट ही चाहिए क्योंकि लोगों को लगता है कि वही इसका इफेक्ट है। तो फिर जो है वो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितना MG देना है, और तकरीबन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन तकरीबन आपको 10 ड्रिप से अबव लेनी पड़ती है आपके साइड इफेक्ट के लिए। ओके, और एक ड्रिप के बाद दूसरी ड्रिप का टाइम कितना वो होता है? 7 डेज होते हैं, 5 to 7 डेज होते हैं, मिनिमम 5 डेज एंड मैक्सिमम 7 डेज। उसके बीच बीच में आपने जो है वो दूसरी ड्रिप लगवानी पड़ती है। प्लान आउट होता है पूरा कंप्लीटली कि आपने कितनी ड्रिप्स जो है लगवानी है, कितने गैप के बाद। जो 15 ड्रिप्स होती है या 10 ड्रिप्स होती है वो आपके 5 to 7 डेज के गैप के बाद लगती है। फिर हम इसको स्लोली ग्रेजुअली जो है वो लो डाउन करते हैं, फिर हम लगाते हैं 15 दिन में एक ड्रिप, फिर मंथ में एक ड्रिप मेंटेनेंस के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब एक दफा ये 10 से 15 ड्रिप्स हमने लगवा ली तो हमारा जो कलर हो जाएगा वो वैसा ही रहेगा या फिर हमें दोबारा से लगवानी पड़ेंगी ड्रिप्स? अच्छा, मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी भी टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो रंग गोरा होना होता है वो इसका इफेक्ट नहीं, इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो जब साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर जब आता है, जब आपके अंदर बॉडी में मेडिसिन की मिकदार बढ़ जाती है, तो उस जो बड़ी मिकदार है ना उसको हमने बढ़ाकर मेंटेन ही रखना है। क्योंकि जैसे ऐसे हम यूरिन पास करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स या मेडिसिन या जो भी हमने डाला होता है वो निकलता जाता है। Exactly. तो अगर वो निकलता जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो वापस से अपनी जगह पे स्लो डाउन वापस आता जाएगा, लो डाउन होता चला जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा अपनी कॉम्प्लेक्शन पे वापस आ जाएंगे, और फिर पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि रंग वो नहीं रहा। तो बेसिक उसका रीजन ये होता है कि वो मेंटेनेंस के ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ है, या तो वो ओरल मेडिकेशन के ऊपर ट्रांसफर हो जाए या फिर वो इंजेक्टेबल के ऊपर मंथ में आके एक जो है वो ड्रिप लगवा ले। ओके, मेंटेनेंस भी मतलब इसकी रखनी बहुत मेंटेनेंस बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है, आपके जीन का कलर नहीं है वो, आपने वो अचीव किया है। तो जो भी चीज आप अचीव करते हो, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन हो, या फिर कोई भी ऐसा टारगेट जो कि आप अचीव करते हो, उस पर आपको सस्टेन रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारी अगर हम फेम हासिल करना बड़ा आसान काम है, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यही होता है कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी सेम यही है, ड्रिप सेम यही प्रोसीजर है कि आपने अपना जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो अचीव कर लिया, एंड देन यू हैव टू मेंटेन। ओके, मतलब साल आप इसको मेंटेन रख सकते हैं, बार लगवा सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने लगवा लिया, उनको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, अब अगर उनके घर के अंदर कोई इवेंट वगैरह, कोई शादी है, कुछ है, तो वो उस वक्त जो है वो ट्रीटमेंट वापस से ले लेते हैं, तो वो जो है वो फिर मेंटेनेंस के ऊपर ट्रांसफर नहीं होते, या फिर वो ओरल मेडिकेशन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, जैसे आपने बताया ये तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो कलर व्हाइट होता है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो कि इसके ओरिजिनल इफेक्ट्स हैं, वो क्या क्या होते हैं? अच्छा, ओरिजिनल इफेक्ट इसके बड़े मजे के हैं, जो कि लोगों को लगता है कि साइड इफेक्ट है। Okay. लोगों को ये लगता है, लोग आके मुझसे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि व्हाइटनिंग ड्रिप्स जो है हमने सुना है कि इससे कैंसर हो जाता है। Oh my God. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली ये सेल्स बनाए ही कैंसर को खत्म करने के लिए थे। जैसे कोविड आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस तरह एक जमाना आया था कि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी भी डेथ हो रही थी उसका रीजन जो है कैंसर था। कैंसर बेसिकली आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह से होता है। कैंसर आपकी बॉडी में रोजाना सेल्स बन रहे होते हैं, लेकिन वो ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी में होता है ऑलरेडी मौजूद, अल्लाह ताला ने रखा है 500 mg, जो कि आपके लिवर से एक्सक्रीट हो रहा होता है, वो आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालता है, साथ ही साथ आपके कैंसर के सेल्स को भी बाहर निकाल रहा होता है। उसकी मिकदार इतनी कम हो जाती है कि वो आपके जो ये इश्यूज होते हैं या टॉक्सिन्स, जितना हम गंद अपनी बॉडी के अंदर डाल होते हैं, वो उसको रिमूव नहीं कर पा रहा होता। इसलिए जो वो ये इंजेक्शन, पहले तो रिसर्च हुआ कि ऐसी कौन सी चीज है बॉडी के अंदर जो कि कैंसर को बाहर निकालती है आपकी बॉडी से। Okay. तो ये फिर देखा गया कि ग्लूटाथियोन जो है वो द किंग ऑफ एंटी टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी के अंदर। फिर इसको जो है वो लैब टेस्ट किया गया, और जितने लैब टेस्ट हुए इस पे, तो उससे ये देखा गया कि जब इसको इंजेक्ट किया तो कैंसर तो कंट्रोल हुआ, टॉक्सिन्स भी रिमूव हुए, एक्जिमास होते हैं वो कंट्रोल हुआ, आपकी एलर्जीज कंट्रोल हुई, आपके हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं लड़कियों में वो भी काफी हद तक बेटर हुए। इससे जो है वो काफी प्योरिफिकेशन होती है ब्लड की, क्योंकि जब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको प्योर ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर जब ये लगाए गए, इंजेक्ट किए गए, तो उसको देखा गया कि इसका जो साइड इफेक्ट हो रहा था वो बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, उसका जो पिगमेंट होता है उसको मेलानिन कहा जाता है। तो ये मेलानिन के ऊपर साइड इफेक्ट दे रहा था, क्योंकि जब कोई चीज, कोई मेडिसिन आपको साइड इफेक्ट किसी चीज के ऊपर देती है तो उसको कम कर देती है, बॉडी में मिकदार कम कर देती है।
तो मेलेनिन आपकी बॉडी में जितना ज्यादा होता है उतना कलर आपका डार्क होता है, और जितना मेलेनिन कम होता है उतना कलर आपका गोरा होता है। तो ये मेलेनिन को कम करता है आपकी बॉडी में, और कलर जो है वो आपका गोरा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा नौरीन, एक ये भी होता है कि हम सर्दियों में मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, और उसके बाद एक मिथ है या इसमें पता नहीं कोई बात सच्चाई है, सदाकत रखती है या नहीं, फिर हम अगर उसके ऊपर दूध पी लेते हैं तो व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, जिसकी फिर ट्रीटमेंट भी होती है और फिर वो सही नहीं होते। तो इस बात में कितनी सदाकत है? मछली खाने के बाद दूध पीने से ऐसा होता है? अच्छा, ये एक अजीब सी बात है कि हम मछली के ऊपर दूध नहीं पी सकते, उससे हमें लगता है कि हमें व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, या फिर विटिगो बोला जाता है इसको, प्रॉब्लम को। ठीक है, बर्ड्स की बीमारी, नॉर्मली इसको बर्ड्स के नाम से पहचाना जाता है हमारे यहाँ, तो ये हो जाता है। लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि जो आप मछली खा रहे होते हो वो आप रायते से खाते हैं, और रायता दूध से बना है। हाँ है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। रायता जो है दूध से बना है, जिसके अंदर आप मछली को मजे से डुबो के खा रहे होते हैं गोलगप्पे की तरह। रायता के बगैर तो नहीं खाते ना मछली। तो रायता जो है वो तो दूध ही है। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जिससे आज तक ये बात पता चली हो कि बर्ड्स बेसिकली होता क्यों है। अच्छा, बर्ड्स का कोई भी अभी तक जो है वो रिसर्च चल रही है कि बर्ड्स जो है वो क्यों होता है, रीजन क्या है इसका, बट इसकी कोई भी ऑथेंटिक जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है कि बर्ड्स होता क्यों है। इनहेरिटेड भी हो सकता है, और दूसरा बेसिकली इसका इशू यही होता है कि आपका कोई पैच है स्किन का, उसका मेलेनिन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, मेलेनिन खत्म हो गया, वो जगह व्हाइट हो गई, मजीद और मेलेनिन खत्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, मजीद और जगह व्हाइट होती जाएगी। तो व्हाइटनिंग इंजेक्शन में भी यही होता है। व्हाइटनिंग इंजेक्शन से साइड इफेक्ट जो आता है, मेलेनिन को कम करता है, आपकी ओवरऑल बॉडी जो है व्हाइट होना शुरू हो जाती है, गोरी होना शुरू हो जाती है। तो बर्ड्स भी बेसिकली इसीलिए ही होता है। बर्ड्स कोई मछली पे दूध पीने से नहीं होता है, और ना ही मछली पे चाय लोग पी लेते हैं, दूध नहीं पीते कि वो जो है बर्ड्स हो जाएंगे। आजकल तो खैर नॉलेज है लोगों को, तो अब तो लोग इतना ज्यादा इसको मानते नहीं है, लेकिन जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आपकी वो जो स्पेसिफिक जगह होती है वहां से आपका मेलेनिन खत्म हो जाता है, बिल्कुल लो डाउन होना शुरू होता है, और एक वक्त आता है खत्म हो जाता है, तो वो पैच जो है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। ओके, तो क्या बर्ड्स का इलाज मुमकिन है? बर्ड्स का इलाज मुमकिन तब है जबकि बर्ड्स जो है वो इनिशियली स्टार्ट हुआ, तो मेडिकेशन भी आती है, वो भी दी जाती है, दूसरा क्रीम्स भी दी जाती है, जिससे जो है वो आप इसको रोक सकते हैं। और कुछ केमोफ्लाज वाली क्रीम्स होती है, वो भी दी जाती है कि उस जगह का जो मेलेनिन है वो वापस से रीबिल्ड किया जाए। तो ठीक हो जाता है वो इनिशियली? अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो आप फौरन ही दिखा दें अगर किसी को हुआ है। अगर वो एक्सटेंडिव हो गया और उस जगह का बिल्कुल ही मेलेनिन खत्म हो गया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, एक दफा हो गया तो फिर उसके बाद ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट है, उससे हम आपका मेलेनिन कम कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिप्स है, उससे आप मेलेनिन कम कर सकते हैं। मेलेनिन बढ़ाना इज डिफिकल्ट, मेलेनिन कम करना इज वेरी इजी। ओके, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये ग्लूटाथायोन का जो तुमने बताया कि ड्रिप्स से हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो उसकी क्रीम्स भी आती है। ये अगर कोई नहीं चाहता लगवाना ड्रिप्स, तो ग्लूटाथायोन की अगर क्रीम यूज कर ले तो भी इफेक्टिव है या नहीं? अच्छा, ग्लूटाथियोन की अभी मैंने बताया था कि आप सीरम्स यूज करें और क्रीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा। आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर जो मेलेनिन होगा उसको वो कट डाउन करेगा, लेकिन ऑब्वियसली जो आपके एमजीस लगते हैं ड्रिप के अंदर वो उसको कम्पीट नहीं कर सकता। इवन जो आप ओरल मेडिकेशन ले रहे हो तो वो भी उसको कम्पीट नहीं कर पाता, क्योंकि मेडिकेशन के अंदर, ओरल मेडिकेशन के अंदर यहाँ पे हमें अलाउ है सिर्फ 500 mg डालना मेडिसिन के अंदर, जो कि पूरे तरीके से होती भी नहीं है। कभी 500 होगी तो कभी 200 होगी, लिखा हुआ 500 होता है, लेकिन कभी समटाइम्स वो 500 होती है। ओके, मतलब कि आपको ड्रिप्स ही लगवानी पड़ेंगी तो ये इफेक्ट आएगा, ग्लूटाथायोन की क्रीम से काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच नौरीन, आपसे मुलाकात करके एक बार फिर बहुत अच्छा लगा, और आप आई, हमें आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इसी बात के साथ नाजरीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।